तो दोस्तों फाइनली रैग्नारोक सेक्शन 3 आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है जिसके तकरीबन 2 सेक्शन आपको पहले देखने को मिल चुके थे, 2018 से अब तक देखने को मिल रहा है और इसी बीच सेक्शन 3 आपको इस सीरीज का देखने को मिला है। दोस्तों इसे अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यानी नेटफ्लिक्स पर, वो तो आपको पता ही है देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका रिव्यू, फैक्ट, डिटेल और साथ ही साथ स्टोरी क्या आपको देखने को मिली है, फैक्ट, डिटेल टोटल मिलाकर यानी सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर इसे आप पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवी सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है रैग्नारोक। ये एक नॉर्वेजियन फंतासी ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविज़न श्रृंखला है जो नेटफ्लिक्स से नॉर्स पौराणिक कथाओं की पुनर्कल्पना करती है। ये एक हॉलैंड के वर्तमान काल्पनिक नॉर्वेजियन शहर एडा में घटित होता है, जो स्थानीय जुतुल परिवार के स्वामित्व वाले कारखानों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक प्रदूषण से ग्रस्त है। जटुल वास्तव में 4 ज्योतना और अलौकिक प्राणी हैं जो परिवार के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उन्हें एक किशोर लड़के मैग्रे द्वारा चुनौती दी जाती है, जो ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि थोर का पुनर्जन्म है। गरज के नॉर्स देवता ये उन लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू करता है जो उसके दोस्त की रहस्यमय परिस्थितियों के मृत्यु बाद शहर को नष्ट कर रहे हैं। दूसरे सीजन में उनके साथ और भी सभी लोग शामिल हो गए हैं जो नॉर्स देवताओं का प्रतीक है। सीरीज का प्रीमियर जनवरी 2020 में होता, दूसरा सीज़न मई 2021 में रिलीज हुआ था और अब इसका सीज़न 3 आने वाला है। होम फॉर क्रिसमस लेमबेर के बाद नेटफ्लिक्स द्वारा तीसरी नॉर्वेजियन भाषा की टीवी सीरीज़ है। श्रृंखला का निर्माण डेनिश प्रोडक्शन कंपनी SSM प्रोडक्शन द्वारा किया गया है। नवंबर 2021 में फजोर की भूमिका निभाने वाले हरमन टॉमरेस ने पुष्टि की कि श्रृंखला जो ये सीरीज है 24 अगस्त 2023 को रिलीज़ होने के कारण तीसरे और अंतिम सीज़न के लिए वापस आएगी। मतलब इसका सीज़न 3 है और ये लास्ट सीज़न है इसका। और अब इसके बात कर ले तो इसकी कैटेगरी क्या है। ये एक इमेजिनेशंस नाटक है, सुपर हीरो वाला, एडम प्राइम के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। किसने लिखी है, राइटर्स का नाम बता दूं आपको, एडम्स ब्राइस, सिमन अल्सक, मेरिएटा वॉन होन्सेंगबॉम, ब्रॉमंटन, क्रिश्चियन जैमेट मिलर हैरिस, जैकब कॉट्स हैंसन। इसके डायरेक्टर की बात करें तो मोंगेस हेजड्रॉन, जेनिक जॉन हंसन, मैट्स कॉपे थूल स्ट्रोक। इसकी जो स्टारिंग की बात करें तो डेविड स्कर्टन, जॉन स्ट्रेट गवली, हरमन टॉमरांस, थोरेसा फ्रोडक एब्रोसा, एमा हैंडी, एनरेड स्टीन स्टोक, ग्रिल ऑनरेड गरुडसन, प्रत्यक्षदर्शी मेडोकी लुंड। इसके जो म्यूजिशियन है हाफनैंड ई है। इसका जो सीरीज़ वाला देश है वह नॉर्वे, डेनमार्क है। अभी डेनमार्क से आई तो इसकी ओरिजिनल भाषा भी नॉर्वेजियन है। इसके जो सीज़न है वो 3 है, एपिसोड इसके 18 हैं। इसका जो प्रोडक्शन कंपनी है वह एडम प्राइम है। मेटा लुइस होल्डर सोरमन है। इसके निर्माता की बात करें तो स्टाइन मेल्फाइंड मेडिसन, नॉर्वे में ये हुई है। प्रोडक्शन कंपनी सैम प्रोडक्शन। इसको रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स पे 31 जनवरी 2020 को 31 जनवरी 2020 को इसका पहला संस्करण आया था। उसके जस्ट बाद 24 अगस्त 2023 को आया और ये लास्ट सीरीज होगी इसकी। फर्स्ट सीरीज 31 जनवरी 2020, सेकंड को 6 एपिसोड के साथ वापस आई 27 मई 2021 को। तीसरा सीज़न वापस आ रहा है 6 एपिसोड के साथ 24 अगस्त 2023 को, यानी कल ये रिलीज़ हो चुका है।
अब इसके कलाकार कास्टिंग की बात करें तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरेंगे शेर के रूप में डेविड स्कैंटन हाई स्कूल छात्र के रूप में एडा को लौटाते हैं। गड़गड़ाहट के देवता थोर का पुनर्जन्म जोनास स्ट्रैंड लेवली, लॉयड सिंगरे मैगे के छोटेले भाई, मैथे के सौतेले भाई और विदर के बेटे के रूप में। ये शरारती देवता लोकी का पुनर्जन्म और पुनः कल्पना है। फजोर के रूप में हरमन टोमेरा, नॉर्स पौराणिक कथाओं में दिग्गज के जतुल परिवार में हाई स्कूल उम्र का बेटा। थेरेसा फॉन्ट्स एंगोस्पे, सेक्सा के रूप में जुतुल परिवार में हाई स्कूल आर्यवर्ग की बेटी। एम्बा बॉन्स, ग्राई मैग्रे और फेजोर की प्रेमिका के रूप में। ड्यूरिड सिएग मैग्रे और लोटेस की माँ और जोबन की पत्नी के रूप में हेनरिट स्टीन स्टोव। सिनोप मैकेंडी लुंड लेन के रूप में हाई स्कूल प्रिंसिपल जुतुल परिवार में माँ। क्रिल सॉन गेरासन विदु जुतुल इंडस्ट्री के सीईओ जुतुल परिवार के पिता और लॉरेट्स के जैविक पिता के रूप में इसका समर्थन किया है। योल्पा बाइकर्स थैनिट एस्ट्रोल स्टैंड के रूप में मैग्री हरित कार्यकर्ता मित्र। एरिक इंसाल के रूप में ऑन मैगसे विलियम सेसोल्ट के पिता हाई स्कूल के शिक्षक। वॉनर वैगनर के रूप में थ्योन सुकंडी बुजुर्ग विकलांग वृद्ध देखभाल निवासी ज्ञान के देवता और देवताओं के राजा ओडिन का पुनर्जन्म। बेंचे सुपरमार्केट चेकआउट ऑपरेटर के रूप में एनी एलमेंट लिस्टेनी। उसकी असली पहचान बोलवा है, वह मैग्रे ईमान और बोटन की शक्तियों को जागृत करती है। ऑस्कर ब्रियन होल्ट के रूप में तानी टिवासी हाई स्कूल छात्रा फजोर के साथ घूमता है। सेलिन शुम्बा स्केट जैस वेल्ड, यंग स्वेल्ड बॉन होल्ड स्थानीय पुलिस ऑस्कर की माँ के रूप में। इमाम रजा के रूप में तानसुत नई हाई स्कूल छात्रा प्रेम की देवी फिजा का पुनर्जन्म जो दिमागों का हेरफेर कर सकती है। सिकरी के रूप में बिल्ली बारकर मिर्गी की नई प्रेमिका। हैरी मैकेनिक बॉक्सर के रूप में बेंजामिन हेल्स्टेड युद्ध के देवता टायर का पुनर्जन्म। हेल्डर लेक नर्सिंग के होम डॉक्टर डॉक एल पियोना लोहार के रूप में एस्पेन सेंड्रे हाई स्कूल काउंसलर के रूप में फिट्जोवे सोहेम जेम्स के रूप में बेजोम एंकर प्रकाश के देवता वॉल्टर का पुनर्जन्म। कीवी के रूप में रोसबैक पुनर्ज्ञान के देवता मेडोल का पुनर्जन्म। तो दोस्तों अब इसके सीजन फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कहानी थी और 2020 में ये आई थी। इसकी 6 के 6 की बात करेंगे हम। मेगा लोरेस ट्यूरिन नॉर्वेजियन शहर एडेंटा लौट आए हैं। जब वे बच्चे के पिता थे तब उनके पिता एडाटा में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी डेथ हो गई थी और वो चले गए थे। जैसे ही एडा में ड्राइव करते हैं बोलैंड के मोटरवैली स्कूल के पीछे उनकी कार धीमी हो जाती है जो दाएं मोड़ने की कोशिश में रुक जाती है। मैग्रे बोटन की मदद करने के लिए बाहर निकलता है और बेंचे उससे संपर्क करता है कि वह मैग्रे को बताती है कि वह एक अच्छा लड़का और उसकी और गौर से देखती है। उसके माथे को छूकर उसे आशीर्वाद देती है। उसके आंखों में एक बदलाव झलकता है। भाई स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ते हैं और ऑकवर्ड मैग्रे ग्रीन एडवोकेट एसोल्ट में दोस्ती हो जाती है जो स्थानीय प्रदूषण के लिए जुलत परिवार को जिम्मेदार ठहराता है। और साल्डो ग्लेशियर पर बढ़ते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। विदर पर्वत पर पार्क है, वह हिरण को निर्वस्त्र करता है, उसका पीछा करता है, उसका दिल फाड़ता है और उसे खा जाता है। लॉरेंस का संदेश मैग्रे को तेज़ी से पहाड़ के नीचे भागते हुए भेजता है लेकिन यह एक झूठा अलार्म था। मैग्रे इसे बेवित होकर देखता है कि बिजली लाइनों में पैराग्लाइड करता है और वह मारा जाता है। उस रात व्याकुल मैग्रे ने अपने पिता को हथौड़े को तूफान में फेंक दिया था। वे बिजली की चमक के साथ बादलों में गायब हो जाती है। पार्ट 2 की बात करें तो इसका मैगेंस हेड्सरोड ने इसका डायरेक्शन किया था। सिमेक असलीक 31 जनवरी 2020 को वापस आई। इसका नाम है 141 मीटर। अमेरिका का हथौड़ा 1.5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ता है जिसमें विदर की
विंडशील्ड नष्ट हो जाती है। ट्यूरिक में समाचार रिपोर्टों में इसे पहचाना और मेग्रे को दोषी ठहराया। छात्रों ने शेल्डर की मृत्यु पर शोक संदेश भेजा। मेग्रे को संदेश है कि वह कोई दुर्घटना नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट है कि बिजली की लाइनों के टकराने से इस पर बिजली गिरी थी। हालांकि 1 घंटे बाद बिजली चमकना शुरू हो गई है। वेंचर टूरिस्ट ने बताया कि उनके बेटे ने वीरतापूर्व यात्रा शुरू हो गई है। मेग्रे ने एक और स्लैम हैमर खरीदा और उसे 541 मीटर तक फेंका। जब मेग्रे अपने हैमर थ्रो का बखान करता है तो वह लोरिस्ट्स का उपवास करता है। लोडी स्कूल नृत्य के लिए अपने माँ की स्टाइलिश शर्ट पहनता है। विदर और रैन मानवीय दोषों पर चर्चा करते हैं। विदर ने स्वीकार किया कि उसे सोल्डो को मार डाला है। वह उसका मोबाइल खोजता है। इसे जुतुल इंडस्ट्री में अवैध अवशिष्ट निपटान की तस्वीरें हैं। नृत्य में अजीब चीज़ें होती है। फ़रौन पुरानी भाषा में रॉक संगीत प्रस्तुत करता है जो जुस्सुलों को प्रभावित करती है। रेनो उत्तेजित हो जाता है। 2 स्कूली बच्चों को सेक्स के लिए एक तरफ ले जाता है। फजोर इसे सेक्सा अजीब तरह से नृत्य करते हैं और लॉरेंस भी उनके साथ शामिल हो जाता है। लॉरेंस ऑस्कर फजोर सोल्डो को स्मारक पर पेशाब करते हुए देखते हैं। ऑस्कर ने इस पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। मैंने एरिक से मुलाकात की, वे अपना दुख साझा करते हैं। विदर ने फजोर को बहरे में से पीटा क्योंकि उसका पेशाब करना विदर के काम का अपमान था। गेरी जो रात भर रुका हुआ है फजोर की पिटाई को देखता है। सीयर्स एसोल्ट अंतिम संस्कार से लुटे हैं। उनके घर में तोड़फोड़ हुई है। अब इसके पार्ट 3 की बात करें तो जिसका नाम है जुतुल हैम। सीयर संदोष नशेड़ी का सामना करते हैं जो लारेस के हेडफोन चुराए थे, जिनकी उसे वहाँ पहुँचने से पहले घर में तोड़फोड़ की गई थी। विदर की कार घटनास्थल पर थी। मेग्रे ने संडे को पुलिस के प्रति अपना निराला विदर की संलिप्तता के बारे में संदेह बताया। हिंडर रेन को बताता है कि जो विदर को खबर देता है एरिक एसोल्डे का कंप्यूटर मेग्रे को देता है। फजोर गाई फ्राइव सेक्सा और लारेंस ड्राइविंग करते हैं। पक्षी विंडशील्ड से टकराता है। यह अभी तक भी जीवित है लेकिन सक्सा इसे कहा जाता है। जब मेग्रे ने बेहोशों को एसोल्डे की मौत से जुड़ी हुई संगतियों के बारे में बताया तो आप ही अपनी कहानी को चुनौती देती है। उन्होंने एक दूरी तय की थी जिसमें 1 घंटे में 29 मिनट लगते हैं। वह इसे कहती कि कुछ चीज़ों पर सवाल मत उठाओ। बाद में मेग्रे तोड़ता है और खुद में से समय निकालता है। 7 सेकंड में 100 मीटर। विदर नशेड़ी को मार देता है और देखता है कि स्पैगलो मेग्रे से टकरा रहा है। वैन ने जुसूल को बताता है कि मेग्रे मर चुका है और उसे सूचित करता है इंसानों के साथ घनिष्ठ संबंध रखना सुरक्षित नहीं है। स्कूल में सेक्सा मेग्रे को सुरक्षित देखकर दंग रह जाती है। मेग्रे और लॉरेंस जुतुल के घर जुतुल हैम के भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मेग्रे पर शराब तक का कोई असर नहीं होता है जब तक वह उसे न दे। घास का मैदान हाथ कुश्ती करते हुए असली रूप में दिखाई देता है, हार जाता है। बाथरूम के दर्पण में मेग्रे का प्रतिबिंब एक दाढ़ी वाले खून से लथपथ योद्धा को दर्शाता है। इसका पार्ट 4 है त्रिगो का पेन। वापस 31 जनवरी को जेनिक हॉन्सन इसके डायरेक्टर हैं। क्रिश्चियन गैमेल्ड मिलर हैरिस ने इसको लिखा है। मेग्रे ने जुसूल और एडेटा की जल प्रदूषण की समस्याओं में उनकी भूमिका की जांच करते हुए इसोल्डे का काम जारी रखा। तेजी से संगीत होते हुए जुतुल से बचते हुए वे अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक सीखता है। एरिक के साथ उन्हें एक बंधन करते हुए एक रिश्ता शुरू करते हैं। मेग्रे और फजोर ने दोनों की गाई में रुचि है। पहाड़ में एक स्कूल कैंपिंग यात्रा पर लॉरेंस ने मेग्रे गाई के प्रति अपना प्यार का सार्वजनिक रूप से कबूल करने के लिए उत्साह है। वह मेग्रे की परवाह करती है लेकिन उससे प्यार नहीं करती बल्कि फजोर के साथ जाने का विकल्प चुनती है। विदर को कच्चे हिरण का मांस काटते हुए देखने के बाद मेग्रे को पता चलता है कि इसकी गंध उसके मृत्यु के समय सोल्डा की जैकेट की खून जैसी ही है। मेग्रे ने निष्कर्ष निकाला कि उसके मौत के पीछे विदर का ही हाथ था। विदर को चेतावनी दी कि वह इससे नहीं बच पाएगा। विदर ने देखा कि मेग्रे के चाकू पर उस हथौड़े जैसा ही निशान है जिसे विंडशील्ड को नष्ट किया था। मेग्रे को मारने के लिए हेलहाउंड मेग्रे और थ्रिम तब तक संघर्ष करते कि जब तक मेग्रे थ्रिम को मार नहीं देता। फरोज के साथ जुतुल के घर का दौरा करते समय ग्राई ने देखा कि उसके परिवार के साथ कुछ गड़बड़ी। सदियाँ पुरानी तस्वीरें, पुरानी कलाकृतियाँ सभी जुतुल के अतीत में वर्तमान का शारीरिक रूप से अपरिवर्तन दिखाती है।
इसका पार्ट 5 परमाणु संख्या नंबर 48 जेनिक हॉन्सन, क्रिश्चियन गेम्स मिलर हैरिसन इनके लेखक हैं। 31 जनवरी 2020 को ये वापस आया था। जुसूल ने मैग्रे को दंडित करने की साजिश थ्रिम को मार डाला था। यद्यपि आत्मरक्षा में जब मैग्रे ने जटुल इंडस्ट्री के बारे में एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट लिखने का प्रस्ताव रखा तो उसने सामना एक बैठक में हुआ जिसमें रेंडे स्ट्रेंड एरिक ट्यूमरिक शामिल थे। इससे सोल्डो का लैपटॉप एरिक को लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी एरिक निजी तौर पर सोल्डे का मोबाइल मैग्रे को सौंप देता है जो एरिक को पहाड़ पर मिला था। मैग्रे इसे खोलता है और जटुल इंडस्ट्री का जल प्रदूषण की आपत्तिजनक तस्वीरें पाता है। वह पहाड़ पर जाता है, एक नई उजागर गुफा में 2050 बैरल की खोज करता है जिसमें केडियम सहित जहरीले धातु से भरे अपशिष्ट होते हैं। एडेडा की जल आपूर्ति में मैगिगे ने पुलिस के बैरल को अस्तित्व की रिपोर्ट दी। हालांकि वह पुलिस जांच करने जाती है सभी जहरीले बैरल गायब हो जाते हैं। पुलिस ने जटुल इंडस्ट्री को उनकी नियोजित यात्रा के बारे में पूर्व सूचित करने के लिए बाध्य महसूस किया। मैग्रे ने आरोप में न तो पुलिस और न ही उसका हाई स्कूल प्रशासन गंभीरता से लेता है। मैग्रे को उस विनाशकारी व्यवहार के बारे में हाई स्कूल विघटनकारी व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस बीच उसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार में भाग लेने का आदेश दिया जाता है। ग्राफे ने फेजोर के साथ अपना रिश्ता जारी रखा, भले ही वह उसे अजीब लगता है, जबकि उसका परिवार इससे साथ तोड़ने का दबाव बना रहा है। पार्ट 6 वापस आते हैं और ये लास्ट पार्ट होगा सीरीज 1 सीज़न 1 का 6 पार्ट है। हम इस देश से प्यार करते हैं, जेनिक जोहानसन, जेफ कॉर्सन हैंसन, और ये वापस 31 जनवरी 2020 को हुआ था। पार्ट 6 लास्ट 6 सीज़न 1 का जटुल द्वारा नियुक्त मनोवैज्ञानिक मैग्रे सिनोफेरेजिया का गलत निदान करता है। वह एंटीसाइकोटिक लेने से इनकार करता है। ट्यूनेट मैग्रे के जटुल विरोधी व्यवहार की आलोचना करता है, फरोज ग्राई की भावनाएं प्रदर्शित करता है और उसे परिवार की मदद करने की कोशिश करता है। उन्हें मैग्रे को सूचित किया कि वह जटुल इंडस्ट्री जहरील बैरल को दूर भेजे जाने वाले। जसूल ने फजोर को ग्राई को मारने का आदेश दिया और सेक्सा ने खुद ऐसा करने की धमकी दी। संविधान दिवस की शुरुआत में मैग्रे पुलिस के स्टेशन पर जहरीले बैरल छोड़ देता है। विंडार द्वारा यंग सील्ड को डराने धमकाने की कोशिश के बावजूद पुलिस ने देर से जांच शुरू की। मैग्रे एंडा के स्थानीय समारोह को छोड़कर फजोर के और ग्राई के पीछे एक परिपक्व गोदाम में चला जाता है। फजोर ने ग्राई पर हमला करना शुरू किया लेकिन मैग्रे ने उसे बचा लिया। विदर आता है, मैग्रे को थोर के रूप में पहचानता है और हमला करता है। युद्ध से पहले मैग्रे ने फजोर और ग्राई को भगाने की चेतावनी दी। मैग्रे विदर के साथ लगभग हार चुका था लेकिन विदर पर बोल्ट लगाने के लिए बिजली को बुलाता है। मैग्रे बिजली गिरने से चोट लगती है लेकिन वह बच गया। समारोह के बीच लॉरेंट ने रेन के रूप में कपड़े पहने और पूरे शहर में एक दिखावटी सम्मान दिया जिसमें व्यंग्यात्मक रूप से बताया कि नॉर्वे लोकतांत्रिक होने के बावजूद आम लोगों के लिए वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, जबकि जुलूस उसका शोषण करते हैं। अपनी शक्तिशाली स्थिति के कारण जुलूस जलवायु परिवर्तन में सबसे कम प्रभावित होते हैं। सीज़न 2 2021 में आया था ये दोस्तों। इसका पार्ट 1 है। शीर्षक इसका है भाइयों का मिलन। मोगेस एंड जॉर्ज इसके निर्देशक हैं। एडम प्राइस, एमिली ब्रैककॉय। 27 मई 2021 को इसका निर्देशन हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में। मैग्रे और विदर दोनों अपनी लड़ाई से बच गए थे। वेंचे ने देखा कि चील में बदल गया और उड़ गया है। वेंचे मैग्रे को एक और वास्तविकता में ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे लड़ाई के लिए तैयार होना है, सहयोगी को इकट्ठा करना है और अपना हथियार उसका नाम था मोंजोलनीर बनाना है। मैग्रे की बढ़ती शक्तियों को लेकर जुलूस एक युद्ध परिषद का संचालन करते हैं। फजोर ने जुतुलहेम को छोड़ने और ग्राई के साथ रहने का फैसला लिया। मैग्रे ने लियोन्स को सूचित किया कि वह थोर का पुनर्जन्म है। लॉरेंस से पूछता है कि क्या उसने नशा किया है। मैग्रे बताते हैं कि जुलूस दिग्गज है जिन्होंने देवता के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है और लॉरेंस मैग्रे पर अविश्वास करता है। तो दोस्तों इस सीरीज के सेक्शनों की बात की जाए तो 3 सेक्शन मिलाकर टोटल 18 एपिसोड आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 अगस्त 2023 को इसका एंड कर दिया गया है। जहाँ तक कंफर्मेशन निकल कर आ रही है तो इस सीरीज का एंड यहाँ तक एक तरह से कर दिया गया है।
इससे आगे इसका सेक्शन 4 आपको शायद ही देखने को मिले। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी मना ही कर दिया गया है। और किसी भी वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो इसकी एंडिंग तारीख अभी यही बताई जा रही है, वरना एक तरह से फ्यूचर में लिख दिया जाता है। इसलिए इसका जो सेक्शन है अब आपको कोई सा भी देखने को नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको इंडिया के अंदर हिंदी में देखने को मिलेगी, बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से जाकर देख सकते हो। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अभी हाल ही में इसे रिलीज किया गया है और एक वीक के अंदर इसकी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल जाएगी। जबरदस्त ये एक तरह से सेक्शन देखने को मिला है और आखिरी जो सेक्शन आया इसमें पूरा दम लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतर है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से। आप जाकर नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इसे देख सकते हो। दोस्तों अब हम आखिरी में इसके जो कैरेक्टर आपको देखने को मिले उन कैरेक्टर के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। एडिटा के प्रदूषण के संबंध में जुटूल इंडस्ट्री से पूछताछ की गई। सक्सा ने अपना व्यवसाय सिखाना शुरू किया है। नया चादर इमाम जुटूल के खिलाफ मैग्रे की लड़ाई में शामिल हो गया है। यह जोड़ी लॉरेंस पार्टी में अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करती है। लॉरेंस को लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी प्रेम रुचि जेम्स में नहीं दिखाई दी। ट्यूरिक के सामने कबूल करता है कि वह बाहरी व्यक्ति महसूस करता है जिसे ऑनसन या मैग्रे में कोई समानता नहीं है, और उसकी कामुकता के कारण ट्यूरिक ने कबूल किया कि वह लॉरेंट के जैविक पिता विदर के साथ संबंध था। मैग्रे और इमाम हैरी को मांजोलनीर बनाने में मदद के लिए मना करता है। घर लौटने पर मैग्रे ने लॉरेंस और विदर को गले लगाते हुए पाया। वह स्वीकार नहीं कर सकता कि लॉरेंस विदर का बेटा है। जुतोल कुलपति ने मैग्रे को मारने की शपथ ली। इसका पार्ट 2 सीज़न 2 इसका नाम है उस अच्छी बूढ़ी औरत को और क्या हुआ होगा के डायरेक्टर हैं मॉर्गन हेंजडॉन, एडम प्राइम, एमिली लेबिक कॉय। 27 मई 2021 को ये वापस हुआ था रिलीज। इसका पार्ट 27 मई 2021 को हुआ था। विदर लॉरेंस मोटरसाइकिल से पहाड़ की यात्रा पर ले जाता है और उसके साथ गुल्ले मुल्ले में समस्या बिताता है। वह लॉरेंस से मैग्रे की जासूसी करने का प्रयास करता है, लेकिन लॉरेंस तुरंत उसकी चाल को समझ आता है और मना कर देता है। विदर परेशान नहीं, वह लॉरेंस के साथ समय बिताना जारी रखता है। जब मैग्रे लॉरेंस को विदर जाने के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा करता है तो वे बहस करते हैं। लॉरेंस ने मैग्रे पर ईर्ष्या का आरोप लगाया क्योंकि लॉरेंस के पास अब उसके पिता का विदर है। हैरी का नकली हथौड़ा उसके हाथ में वापस नहीं आता जैसा कि मंजोलनीर का देना चाहिए। प्राचीन धातुएं जादुई के बिना अनुचित तरीके से बनाया गया है। विदर ने लॉरेंस को जुलूहेम में आमंत्रित किया और ओल्ड वर्ल्ड मीड की पेशकश की। शराब पीने के बाद विदर लॉरेंस के दिग्गजों में से एक बनाने के लिए अनुष्ठान करता है। लॉरेंस बाथरूम के दर्पण के सामने खड़ा है और खुद के एक टैटू के साथ काली बालों वाली छायादार प्रकृति को देखता है और उसे चूमता है। लॉरेंस को एहसास हुआ कि वह लोकी का अवतार है और वह मैग्रे जो कह रहा था उस पर विश्वास करता है। लॉरेंस मैग्रे को बताता है कि भले ही विदर उसके पिता हैं, लेकिन फिर भी वे भाई हैं। उसे सूचित करता है कि रेनवे वेंच को मारने की योजना बना रहा है क्योंकि वह मैग्रे की मदद कर रही थी। मैग्रे वेंचे की ओर भागता है, लेकिन रेन ने पुराने विश्व तीर से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पार्ट 3 लोगों के लिए शक्ति। मॉर्गन हेंजडॉन, एडम प्राइस, एमिली लेबिक कॉय जिसके डायरेक्टर हैं। 27 मई 2021 को आया था। मरने से पहले वेंचे अपना जादुई हार बटन के बाद छोड़ जाती है जो ओडिन को बुलाता है। आत्मा लॉरेंस जूतू लहम की कुंजी प्राप्त करने के लिए विदर से हेरफेर करती है। मैग्रे और लॉरेंस जूतुलहम के लिविंग रूम में घुस जाते हैं। मंजोलनीर को बनाने के लिए उस चीज़ का उपयोग करने का इरादा रखते हैं जिसे गलती एक शाश्वत लोग मानते हैं। दोस्तों को विदर द्वारा पकड़ लिया जाता है और लॉरेंस को भागने के लिए देशद्रोही करार दिया जाता है। रेन ने विदर को लॉरेंस से मारने के लिए मना किया। मैग्रे लॉरेंस और इमाम बटन के मिलते हैं। बटन लॉरेंस को शामिल होने की अनुमति नहीं देता। वह एक विशालकाय और देशद्रोही होना उसका स्वभाव है।
गुस्से में लॉरेंस ने वोटन का खून चुरा लिया है, खुद को आधा भगवान आधा विशाल बनाने के लिए इंजेक्शन लगाया। जुटुल इंडस्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में स्थानीय हाई स्कूल के छात्र भी शामिल थे। जैसे ही विदर की कार अवरुद्ध हो जाती है, लॉरेंस विदर उसे फिर से शामिल होने के लिए विनती करता है और यहाँ पर विदर सहमत हो जाता है। जुतुल हैम विदर लॉरेंस को बताता है कि वह पुरानी दुनिया के हथियारों को छोड़कर सभी हथियारों के लिए अजय है। वह लॉरेंस को मारने के इरादे से अपनी पुरानी दुनिया की कुल्हाड़ी लेता है। लॉरेंस जिस विदर की देखभाल करना शुरू कर दिया था, इस बात से इनकार करता है कि उसके पिता वास्तव में उसे मारने की कोशिश करेंगे। मैग्रे और जो लॉरेंस का पीछा कर रहा था, विदर कुल्हाड़ी उठाते हुए देखता है, अंदर आता है, दोनों की भी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंत में मैग्रे अपनी और लॉरेंस की जान बचाने के लिए विदर की हत्या कर देता है। इसका पार्ट 4 है ईश्वर तो ईश्वर, यदि भी सभी मनुष्य ने मृत्यु का स्वाद चखा है। मोंगो से हेड जोन इसका डायरेक्टर है। एडम प्राइम एमी के लेबेक का है। 27 मई 2021 को यह आया था। मैग्रे विदर को मारने और लॉरेंस को खोने के लिए दोषी महसूस करता है। रेन में भावनाएं विकसित होती है, जिससे सक्सा ने अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहती है। जुतुल इंडस्ट्री के नियम को एक घोषित करते हैं कि केवल वह बड़ा बेटा ही कार्यभार समय का सक्सा पर हड़पने का काम करता है। ग्राही के लिए फजोर की भावनाएं बढ़ जाती है। लॉरेंस ने विदर की हत्या का प्रयास को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैग्रे ने फैसला लिया कि वह दोबारा हत्या नहीं कर सकता, लेकिन बोटोल ने घोषणा की कि यह असंभव है। मैग्रे ने युद्ध छोड़ दिया। लॉरेंस के हाथों का टेप बर्म होता है और ग्राही फजोर से कहती है कि वह एडा को छोड़ देगी। फजोर ने विदर के अंतिम संस्कार में शामिल न होने के साथ शामिल होने का वादा किया। इमाम मैग्रे को फिर से शामिल होने के लिए मनाने में विफल रहा। इमाम हैरी को भर्ती करता है। लॉरेंस की आपातकालीन सर्जरी हुई है, जो उसे टैप बर्म जोमोंगदन इसे घर ले जाता है। लॉरेंस ने विडार के मेल खाने के लिए अपना रूप बदला। सक्सा फजोर के दिमाग बदलने की कोशिश करता है और सक्सा को जुतुल इंडस्ट्री पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है, जाने के लिए वह पहले उसे कार्य करती। अंतिम संस्कार के दिन मैग्रे अपने भाई की नई उपस्थिति से अभिभूत होकर असामान्य स्थिति की सामना करते हुए पहाड़ों की ओर भागता है। विदर ने अंतिम संस्कार में देर से पहुंचने पर मैग्रे और उसकी शक्तियों को हटाने के लिए प्रार्थना की। वह खो गई है। फजोर ने एडा को छोड़ने के बारे में अपना मन बदल लिया। वह अंतिम संस्कार में शामिल होती है और विदर का बदला लेने का फैसला करता है। ग्राई एडा को छोड़ देता है, जबकि फदोर विदर की पुरानी दुनिया की कुल्हाड़ी पर दावा करता है। पार्ट 5 खुद को पहचानो। मैडम कापी थूलिस्टू इसके डायरेक्टर हैं और एडम प्राइस एमिली लेबेक का है। 27 मई 2021 को ये बनाया गया था या रिलीज हुआ था। फजोर ने सक्सा को छोड़कर जुतुल इंडस्ट्री का अधिग्रहण कर लिया है, न तो इमाम और न हैरी अब मैग्रे को स्वीकार करते हैं। लॉरेंस जुटुल हैम लौटता है, जहाँ रेन अपनी चाबी मांगता है। रेन ने पुष्टि की कि विदर उसे मारने के लिए सहमत हो गया था। ट्यूरिट लॉरेंस जोमेटर के साथ अपने पास रखते हुए पाता है, जिसे वह घृणित मानती है, लेकिन उसे जारी रखने की अनुमति देती है। मैग्रे ने लॉरेंस को बताया कि उससे बताया कि उसने अपनी शक्तियाँ छोड़ दी और वे गले मिले। फजोर ने ट्यूरिक और लॉरेंस को माँ के रूप में नियुक्त किया। मैग्रे फजोर का सामना करती है, लेकिन आसानी से हार जाता है। मैग्रे ने बोटन को बिना किसी हत्या के लिए फिर से शामिल होने के लिए फजोर ने आने के बाद रेन उसका पक्ष लेता है। सक्सा ने जुटुल इंडस्ट्री सदस्यों में लॉरेंस की मदद से फजोर को वोट देने का फैसला किया। सक्सा जुलहैम पूंजी प्रदान करती है। रेन लॉरेंस को घर ले जाता है और उसके परिवार से दूर रखने की चेतावनी लगता है। लॉरेंस उपहास करता है कि कमीने के रूप में एक विदर का रिश्तेदार है, जबकि बाकी वास्तव में परिवार नहीं है। रेन ने लॉरेंस पर हमला किया। मैग्रे मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह निष्प्रभावी होता है। मैग्रे युद्ध जीतने के लिए कुछ भी हासिल करने का फैसला किया और अपनी शक्तियों को फिर से शुरू करने के लिए वोटन लौट आया। वोटन ने उसे बताया कि उसका सबसे बड़ा हथियार माजो लनीर है, जो दिग्गज के खिलाफ उसका एकमात्र मौका है। मैग्रे ने लॉरेंस से झूठ बोलने और जुतुल हैम कुंजी प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसका पार्ट 6 आता है, आपको बस प्यार की ज़रूरत है। मैडम्स कॉम थूल स्टूप एडम्स प्राइम में एमिली लेबेक कॉय इसके डायरेक्टर हैं। 27 मई 2021 को भी यह रिलीज हुआ।
अब बात करते हैं मैग्रे जुटुल के गोदाम में एक बैनर लटकाकर सिगरी को प्रभावित करना चाहता था। वह लॉरेंस को जुटुलहम की चाबी मांगता है, बोर्डन गार्डों का ध्यान भटकाता है, लेकिन फजोर को सूचित करते हैं। पुराने गोदाम के अंदर इमाम नज़र रखता है, बाकी लोग प्राचीन चाली का पता लगाते हैं। इमाम और हैरी फजोर से लड़ते हैं। हैरी ने अपने हाथ का एक हिस्सा खो दिया था। हलवोर सिल मांजो लनीर मैग्रे भाग जाता है। इमाम को हलवोर निकाल दिया जाता है। मैग्रे मजो लनीर को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ वापस नहीं आती है। फजोर ने अपने उत्पादन की एशिया में स्थानांतरित करने की घोषणा की, जहाँ सरकार समायोजन कर रही है। नॉर्वेजियन सरकार को एहसास है कि बड़े पैमाने पर नौकरी की हानि होगी और उत्पादन की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप किया जाएगा। जैसे ही तूफान आते हैं, मैग्रे ने निष्कर्ष निकाला कि बिजली ने थोर को बनाया है। लॉरेंस को पता चलता है कि मैग्रे ने झूठ बोला है। मैग्रे ने मांजोलेर को बिजली में चपेट के आने तक ऊंचा पकड़कर जगाया ताकि उसकी शक्तियाँ वापस आ गई। जुटुलहम में फजोर और रैन पाते हैं कि सेक्सा ने लॉरेंस को चाबी दे दी और उसे दंडित किया। वह लॉरेंस को मारने के लिए निकलती है। मैग्रे फजोर का सामना कर लेके जुटुलहम जाता है, लेकिन उसे घायल सेक्सा मिलती है। वह संभव करते हैं और फजोर लॉरेंस को मारने वाला है। जब वह दावा करता है कि वह मैग्रे को मार सकता है, फजोर रैन निकलने वाले होते हैं। मैग्रे सामने आते हैं और उनके लिए मंजो लानीर से हमला करते हैं, लेकिन वे बच जाते हैं। लॉरेंस और मॉर्जुवेंटर को पानी में छोड़ दिया जाता है। रैन और फजोर किनारे से देखते हैं और यहीं इसका सीज़न 2 समाप्त हो जाता है। अब सीज़न 3 की बात करेंगे 2023 में। इसके भी वापस पार्ट 6 हैं और ये लास्ट जो है होगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा ये आपसे, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का मज़ा ले सकें। इसका पार्ट 3 है 2023 को। इसका फर्स्ट टाइटल है युद्ध खत्म हो गया है। इसके निर्देशक टीवी हैं और टीवी ने इसे लिखा है 24 अगस्त 2023। सेकंड पार्ट है मरते दम तक। टीवी ने लिखा है और डायरेक्शन इन्होंने दिया है 24 अगस्त 2023। अपना धर्म छोड़ना पार्ट 3 है इसका। सीज़न 3 का टीवी ने लिखा है, उन्होंने डायरेक्शन किया। वापस 24 अगस्त को रिलीज़ हुआ। ये पार्ट 4 है इसका, मेरा अनमोल इसका टाइटल है और इसका निर्देशक टीवी हैं। और 5 है इसका हथियारों को अलविदा कहना। टीवी है 24 अगस्त 2023। और पार्ट 6 है रैग्नारोक। टीवी ने लिखा 24 अगस्त 2023। इसकी जो बताएं तो इसकी रेटिंग क्या है, IMDb पर इस सीरीज़ की रेटिंग 7.5 है। वायर्ड ने कहा कि रैग्नारोक अशांत विलक्षण जलवायु परिवर्तन की कथा थी। इसकी तुलना ट्वाइलाइट से की गई। AV क्लब ने इसकी तुलना ट्वाइलाइट से भी की। कुछ नॉर्वेजियन मीडिया द्वारा श्रृंखला को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। VG ने इसका निरर्थक बताया। कहा कि पार्थ कथावादक संबदा विफल रहे। कहा कि भले ही वह नॉर्वेजियन में था, लेकिन डेनिश श्रृंखला की तरह अधिक महसूस हुआ। पश्चिम नॉर्वे में स्थापित होने के बावजूद पात्र पश्चिमी बोल नहीं पाते। डैग ब्लाइंड ने इसे स्कैम और नौसेंगी पौराणिक कथाओं का घिसा पिटा मर्चन कहा। जिससे बुरा ये लगता है कि फिल्म बेडॉक ने इसे सतही और राजनीतिक रूप से उबाऊ बताया। चमकदार समीक्षाएं भी पोस्ट की गई, जिसमें रोटेल टॉमटोज का 70% दर्शक स्कोर शामिल है। IGN के कैंपेन में रैग्नारोक को सम्मोहक के रूप में प्रशंसा की। इसकी केंद्रीय अवधारणा का ताकत का उदाहरण है जो दुनिया के अंत को एक धीमी गति रूप से दर्शाता है। तो कुल मिला के दोस्तों इसकी बात करें तो इसको 10 आउट ऑफ 7.5 की रेटिंग मिली है। कुल मिला के ये बहुत अच्छी रेटिंग है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और ये बहुत अच्छी है। और बसलोपा OPATB एडिडा की कविता से ये ली है। अब हम इसके बात करते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब के बारे में। आपको पहले ही बताया कि ये एडम पाइस द्वारा बनाई गई है। एडम पाइस के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी अर्ली लाइफ, क्या क्या इन्हें मिला है और क्या क्या ये करते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी नए आए हैं। और इसके लेखक भी हैं, इसके डायरेक्टर भी हैं।
एडम प्राइट का जन्म 7 मई 1967 में एक डेनिश पटकथा लेखक, नाटककार और इस तरह के लेखक हैं ये हैं। और इनका अर्लियर लाइफ और एजुकेशन की बात करूँ तो प्राइ के पिता जॉन एक डेनिश अभिनेता और थिएटर निर्देशक थे। उनके पूर्वज ब्रिटिश थे और 18वीं सदी के अंत में लंदन से डेनमार्क चले गए थे। प्राइस ने 1990 के दशक में शुरुआत में कोपनहेगन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1980 के दशक में मध्य में उन्होंने पेशेवर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। उनके करियर की बात करूं तो दोस्तों, टेलीविज़न लेखन के अलावा प्राइस एक टेलीविज़न शेफ की भूमिका निभाते हैं, जिसमें भाई जेम्स प्राइम के साथ डेनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन टेलीविज़न कार्यक्रम स्पाइस मैड प्राइस ईद विद प्राइस की सह मेज़बानी करती है, जो 2008 में शुरू हुआ था और 2020 तक इसकी 12वीं श्रृंखला में प्रवेश किया। ये कई कुकबुक के लेखक है और 6 बदले का मालिक है। डेनमार्क का मूल रेस्तरां ने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम किया है। डेनियन अखबार पॉलिटेक्निक के खाद्य आलोचक के रूप में लिखा है। 2001 से 2005 तक वे डेनिश पॉडकास्टर TV2 डेनमार्क के प्रमुख नाटक में दिखा रही है। इनका बताएं तो प्राइस ने कई टेलीविज़न श्रृंखलाएँ लिखी हैं जो दुनिया भर में कई देशों में व्यापक दर्शकों तक पहुंची। वह DRB ड्रामा 1997-98 के लिए टेलीविज़न श्रृंखला टेक्सा में कर्मचारी लेखक थे। उनका टेलीविज़न श्रृंखला राइट ओपन द स्टॉर्म DRA 17 से 18 में दुनिया भर में व्यापक रूप से बेची गई है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी नाटक श्रेणी में 2019 C21 मीडिया अंतर्राष्ट्रीय नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राइस ने समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित टेलीविज़न श्रृंखला ब्रोगेन DR ड्रामा 2008-2012 बनाई, जिसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा के लिए बाफ्टा पुरस्कार से सम्मानित किया। प्राइस ने सह रग्नारोक TV 2020 लिखा। थिएटर के लिए प्राइस ने कई नाटकों और संगीत लिखे। हालांकि हाल ही में समीक्षा द्वारा प्रशंसित द कन्वेंशन बिफोर डेट, बेटी नॉनसेन थिएटर, कोपनहेगन 2014। इनके पुरस्कार की बात करें तो 2006 में उन्हें TV श्रृंखला अन्ना PM TV2 ड्रामा के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए डेनिश TV पुरस्कार, एमी पुरस्कार विजेता निकोलस ओक जूलियट DRB ड्रामा के मूल विचार के पीछे उनका ही याद था। द इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड के बारे में बिलाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम एक्टर और एक्ट्रेस की। सबसे पहले है डेविड स्कैटस्टोन के बारे में बात करते हैं। डेविड स्कैटस्टोन 22 नवंबर 1999 में बना था। ये एक नॉर्वेजियन अमेरिका अभिनेता है। उन्हें नॉर्वेजियन किशोर नाटक स्केम में मैग्रेस फॉक्सवक्सन के रूप में, नेटफ्लिक्स फंतासी ड्राक श्रृंखला रैग्नारोक में मैक्सियर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 22 नवंबर 1999 में रेले, उत्तरी कैलिफोर्निया में हुआ। वे फ्लोरिडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे दोनों में पले बड़े हैं। 2015 में स्कैटस्टोन नॉर्वेजियन ड्रामा वेब श्रृंखला स्कैम के मुख्य पात्रों के रूप में से एक का अभिनय किया, जो नॉर्डिक देशों में बहुत लोकप्रिय हुई। बाद के वर्षों में उन्होंने नॉर्वेजियन टेलीविज़न की बहुत कुछ छोटी प्रतिक्रिया दी। 2020 में उन्होंने नॉर्वेजियन नेटफ्लिक्स फंतासी ड्रामा फिर रैग्नारोक के किरदार मैग्रेसियर की भूमिका निभाई। तो इनका बता ही दिया है मैंने आपकी। इनका सक्रिय है 2015 से इन्होंने शुरू किया था। अब तक इनकी हाइट जो है 6 फीट और 1 इंच है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं हरमन थॉमरसन की। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और उसे लोगों तक शेयर, ताकि वह इसे भी बार बार देख सकें हमारे आगे आने। और बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आगे आने वाले वीडियो का जल्दी से जल्दी अपडेट पा सकें, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए, तो इसे लाइक करते रहिए। हरमन थॉमरसन का जन्म की बात कर ले तो 2 अप्रैल 1997 में हुआ था। एक नॉर्वेजियन अभिनेता और डांसर भी हैं, जो TV किशोर नाटक श्रृंखला स्केम में अपने आवर्ती चरित्र के लिए जाने जाते हैं। इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में बात करें तो ये अभी 26 साल के हो चुके हैं। सोलगसा नॉर्वे में रहते हैं। 2011 से अब तक ये वर्क कर रहे हैं। थॉमरसन का जन्म
ड्रोमेन शहर के उपनगर सोलबर्गेला में हुआ। वह अपने माता पिता ब्रियन ओल्वे और रूनी टॉमस के साथ ड्रोमेन शहर में पले बढ़े। उनका एक छोटा भाई डियोडोर है। उन्हें निजी कला विद्यालय क्लिंगरूड उन डोमिंग स्कूल में पढ़ाई की। 2017 में टॉमसन ने 1 साल के लिए नॉर्वे की अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू कर दी, जो 20 साल की उम्र में समाप्त हुई। करियर की बात करें तो टॉमसन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में 2018 में लघु फिल्म ऑर्किटेक्टिन से की थी। वह 13 साल की तो नॉर्वेजियन टीवी प्रोडक्शन के हिस्से के रूप में स्ट्रीक में दिखाई दे। टॉमसन ने अपने समूह के साथ नृत्य किया। हम एक हैं। उन्होंने अभिनय करना लगभग छोड़ दिया था क्योंकि 18 साल की उम्र तक उनके पास कोई भूमिका नहीं थी। जब उन्हें नॉर्वेजियन की शो टीवी श्रृंखला इसके में क्रिस्टोफर स्टिफर्ड की भूमिका मिली, तब उन्होंने एक विज्ञापन देखा और विलियम की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन अंत में उन्हें क्रिस की भूमिका मिली, जिसके लिए अब वह दुनिया भर में जाने जाते हैं। 2017 में टॉम रॉस ने उल्रिक इम्तियाज़ रोल्फे के साथ स्नैपचैट शो का पहला स्केडियन नाटक सेमेस्टर में अभिनय किया और सह निर्माण भी किया। उन्होंने सच ए बॉय गीत के लिए स्ट्रीट एस के साथ संगीत वीडियो में भी अभिनय किया। उन्होंने 2018 में अमेरिकन एनिमेटेड श्रृंखला स्पाइस एंड बिस्काइट नॉर्वेजियन डब संस्करण में वॉल्टर के बेकेट के चरित्र को आवाज़ दी। अंग्रेजी संस्करण के चरित्र को टॉम हॉलैंड ने आवाज़ दी थी। उन्होंने यंग बिल्ड में स्केफील्ड की कॉमेडी निंजा बेबी की ने भी बच्चों को आवाज़ दी। टॉम राज वर्तमान में नेटफ्लिक्स में रोबनाका विशाल फजोर के रूप में अभिनय कर रहे हैं। टॉम ने 2018 में फुटबॉल खिलाड़ी अमाली स्ट्रोलेस को इन्होंने डेट किया। 2022 में इनकी शुरुआत हुई। 2011 में इनकी टेलीविज़न में चिपकना, 15-17 में श्रम करो, 2018 में बेयर छमाई रैग्नारोक, 2020 से 23 तक आए। और इनकी मूवी के बारे में बात करें तो 2008 में इन्होंने आर्किटेक्ट लिखा निंजा बेबी, 2022 बुरा अनुभव और 2022 छुट्टी हॉलीडे पर इन्होंने वर्क किया। अब इसके बाद हम अगले जो है उनकी बात कर लेते हैं कि अगला कौन है और अगले एक्टर में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अगला आता है ग्रीसा ओरेन गर्सोना। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे अदाएँ निभाते हैं। ये आइसलैंड में रहते हैं। अब इनके बारे में भी जानते हैं। गिल्सी ऑन गरुडसन, ये एक आइसलैंडिक नाम है। अंतिम नाम पितृनाम है, पारिवारिक नाम नहीं है। ग्लिसी ऑन गायरसन इनका पूरा नाम है। जन्म 15 दिसंबर 1973 में एक आइसलैंड अभिनेता और निर्देशक हैं। यह रेकजाविक में स्थित एक थिएटर और फिल्म कंपनी वस्तुपोर्ट के संस्थापकों में से एक हैं। कभी कभी ये पटकथा, लेखक और निर्माता भी हैं। अभिनय का ध्यान केंद्रित करने से पहले उन्होंने जिम्नास्टिक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की। दोस्तों ये देखो जिम्नास्टिक भी थे, ये इन्फॉर्मेशन अब तक हमें पता भी नहीं थी। प्रारंभिक जीवन, अर्लियर लाइफ और शिक्षा के बारे में बोलें तो गिल्सी ऑन का जन्म रेकजाविक में हुआ, लेकिन वे ओस्लो में पले बढ़े। उनके पिता गरुड्स गिलासिन एक शिक्षक और उनकी माँ गोलबोन हॉगन वॉन्डियर प्रकाशक होडी के लिए काम करती थी। गिल्सी ऑन ने विहार फर्की इमाम रेजिंग कॉलेज में स्कूल की पढ़ाई की और आइसलैंड कला अकादमी में नाटक का प्रशिक्षण पूरा करने से पहले आइसलैंड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और ओस्लो विश्वविद्यालय में पश्चिम यूरोप का अध्ययन किया। वे ओस्लो में नाटक का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन प्रवेश में असफल रहे। कई वर्षों तक वे जिम्नास्टिक थे। आइसलैंड, नॉर्वेजियन, डेनिश राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और कुलीन अरमानी क्लब से संबंधित थे।
गुंजाइम गुडसन के साथ कई वर्षों तक अपने आयु वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन थे। उन्होंने जिम्नास्टिक कोच बनने पर विचार किया, लेकिन उन्हें वह अरुचिकर लगा। करियर की बात करें तो गिल्सिओन 2001 में ड्रामा रोमा में एक प्रमुख भूमिका के साथ शुरुआत करते हुए आइसलैंडी फिल्मों में दिखाई दिए। उस वर्ष उन्होंने 13 अंडों के साथ ड्रामा कंपनी वेस्टवुड की संस्थापना भी की। 2010 में हॉलीवुड फिल्म प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम में उनकी सहायक भूमिका थी। उन्हें 2003 में रेक्सविक सिटी थिएटर में शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट में सर्कस थीम वाले प्रोडक्शन के साथ निर्देशन की शुरुआत की, जिन्होंने उन्हें रोमियो की भूमिका भी निभाई। प्रोडक्शन की सफलता के कारण से उन्हें लंदन यंग वीक में स्थानांतरित करने का निमंत्रण मिला, जहां से 2014 में प्ले हाउस थिएटर में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद उन्हें आगे की स्टेज प्रस्तुतियों का निर्देशन किया, जिसमें डेविड फर और लिटिक थिएटर हैमरस्मिथ के संयुक्त में काफ्का और द मेटामॉर्फोसिस का रूपांतरण भी शामिल, जिसमें यूके और आइसलैंड के अलावा कई यूरोपीय देशों में अमेरिका का दौरा हो। बुंचर का बॉयफेस्ट 2018 में गिल्डी ऑन द्वारा निर्देशित बीएमबी नेस्ट वेब फेस्टिवल अमेरिका में वेन्यूस्टेरा की उपस्थिति थी। द हार्ट ऑफ रॉबिन हुड में अमेरिकन रिपीटेटर प्रोडक्शन के साथ जिस फर ने लिखा था, वे ब्रॉडवे का निर्देशन करने वाले पहले आइसलैंडर बन गए। उन्होंने कुछ वेस्टिबल परियोजनाओं से निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में भी काम किया। गिल्सिओन का निर्देशन कार्य उनके जिम्नास्टिक अनुभव पर आधारित है। वे अक्सर बहुत शारीरिक अत्यधिक नाटकीय के रूप में वर्णित किया जाता है। वोंजेक के रूप में प्रस्तुति के साथ अक्सर विशेष रूप से निक वेव द्वारा रचित संगीत ही शामिल होता है। तो चयनित थिएटर कार्य के बताऊं, और 2003 में शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट जैकोबिस सिटी थिएटर और यंग थिएटर प्ले हाउस लंदन रोमियो। 2005 में जॉन बुचकर द्वारा वॉइजेक निंग जैंग के संगीत के साथ 2006 में एंजेला कॉटर नाइट्स द सर्कस के रूपांतरण। 2006 से 13 तक में कफ्फा द मेटामॉर्फोसिस लीकर थिएटर। 2008 से 2000 में डॉन जॉन मेजाकी डॉन जीवंग एम्मा द्वारा रूपांतरित। 2010 थोएम्स फॉस। 2011 द हार्ट ऑफ रॉबिन हुड स्क्रिप्ट डेविड द्वारा फॉल शेक्सपियर की कंपनी। 2013 में शेक्सपियर ऑफ द टेम्पेंड रेडिस थिएटर। 2013-14 द हार्ट ऑफ रॉबिन हुड अमेरिकन थिएटर रिपीटरी थिएटर। इनकी चयनित फिल्म है 2001 में ड्रामा राज मुख्य कलाकार का। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादातर लोगों तक इसे शेयर करें। अब इसके आगे वाले एक्ट्रेस की बात करता हूँ कि इन्होंने क्या क्या वर्क किया है और क्या क्या इनकी प्रसिद्धियाँ हैं। सब कुछ इनका नाम है मैकोडी लुंड। सिनोवो, इनका पूरा नाम बताता हूँ मैं, सिनोवो मैकोडी लुंड। इनका जन्म 24 मई 1976, एक नॉर्वेजियन पत्रकार, फिल्म समीक्षक और मॉडल और अभिनेत्री है। 2022 तक वह 2020 तक वह नेटफ्लिक्स सीरीज रैग्नारोक, 2020 तक स्काई टीवी सीरीज रिवेरा में दिखाई देती है। लुंड का जन्म आपको बता दिया, इसकी अर्लियर लाइफ के बारे में। तो लुंड का जन्म इनका बता ही दिया, 24 मई 1976 में लैंडस्ट्रोड नॉर्वे में हुआ था। उनके पास टेलीविज़न प्रोडक्शन और फिल्म अध्ययन में डिग्री है। इनकी राष्ट्रीयता नॉर्वेजियन ही है। पेशा अभिनेत्री एक्ट्रेस बताई दिया। 2011 से अभी तक ये लगातार वर्क कर रही है। इनके जो पिता जो हैं हस्बैंड, उनका नाम है क्रिस्टन फॉल्क और इनके बच्चे 2 हैं। लुंड ने नाट एंड DAG नॉर्वेजियन अनुवाद नाइट एंड डे के लिए एक फिल्म समीक्षक के रूप में काम किया और एक फैशन मॉडल के रूप में पहले काम करने वाले एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। वे 2011 से एक अभिनेत्री के रूप में काम कर रही है। पहली बार मॉडर्न टाइम डाइलडम की बाफ्टा फिल्म अवार्ड हेडरसन नॉर्वेजियन हॉन्डे गर्जन में डायना ब्राउन के किरदार में दिखाई दी, जो 2008 में नोब्से उपन्यास पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एक ही नाम बाफ्टा पुरस्कार नामांकन सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए था। अभिनय में लुंड ने प्रवेश का वर्णन हर्ट्स के सह कलाकार एक्शन हेनी ने इस प्रकार किया है। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे मन में सिनोव की छवि आई, क्योंकि मैं उन्हें पहले से जानता था और उनके प्रत्यक्ष द्वारा मेरे प्रत्यक्ष फिल्म की समीक्षा की। और मॉर्टेन निर्देशक से मुझसे पूछा कि एक फिल्म समीक्षक है। उन्होंने कहा हाँ,
क्या उसने मेरी किसी फ़िल्म की समीक्षा की है? हाँ। क्या समीक्षा अच्छी थी? हाँ। ठीक है, तो फिर हम उसे आजमा सकते हैं। इसलिए हम उसे आजमाया और वह तैयार हो गई। वह किसी फिल्म अभिनेत्री से अधिक तैयार। उसकी भूमिकाओं में लघु स्कैंडिक 2014 में सारा की भूमिका निकोलाई स्क्रैपबोच के साथ नाटक श्रृंखला फ्रिंक जेट 2015 में डोनेजे सैंडविच का किरदार शामिल है। वह ब्लैक विंडो 2016 में जानलेवा जोहान रोनिंग के रूप में दिखाई दी, जो फिनिश स्टेट श्रृंखला मस्टेड लेट्स का रीमेक है, जो वर्तमान में एंकोर टीवी द्वारा वितरित में है और इसका उद्देश्य इस संबंध में किया कि जेम्स बॉन्ड फिल्म फ्रेंचाइजी में भविष्य की भूमिका है। उन्होंने 2018 में द फिल्म द गर्ल इन स्पाइडर वेब में ग्रेबिएला ग्रैंड की भूमिका निभाई, जो डेविड लेग्रोस में इसी उपन्यास पर आधारित है, जो बदले में स्ट्रिंग लॉरेंस की श्रृंखला के पात्रों पर आधारित है। 2012 तक एक रिपोर्ट थी कि लुंड के प्रकाशक सैम लागेट के द्वारा उपन्यास बनाने के लिए आवेदन किया गया है, जो उस समय अज्ञात विषयों पर था। उस समय का उपन्यास पर्सनल डू कॉन्सेज कैंजनर पीपल यू में 2016 में प्रकाशित हुआ। तो दिसंबर 2010 में डेडलाइन हॉलीवुड द्वारा लुंड शो एक्स में प्रदर्शित होने के लिए साइन करने की पुष्टि की गई थी, जो सोफिस फिल्म में आगामी 10वीं इसका जो सोविस फिल्म की सीरीज़ में 10वां पार्ट है, जो सितंबर 2023 तक रिलीज़ के लिए तैयार है। फिल्मोग्राफी फीचर फिल्में हेड हंटर 2011 से डायना ब्राउन के रूप में निभाई, द ऐश एंड लैंड हॉल ऑफ द माउंटेन किंग 2017 में महारानी विक्टोरिया, द गर्ल इन स्पाइडर वेब 2018 ग्रेबिएला ग्रैंड, सॉ एक्स 2023 में डॉक्टर सेसिलिया पर्डसन की शॉर्ट फिल्म है, द सैंड कैंसल 2014 सारा, टेलीविज़न द बरी कर दिया 2015-16 डोने सैंडविच ब्लैक विंडोज़ 2016-17 जोहान रॉगनिक इलीगल 2018 लिंडा बोमैन ब्लड राइज एपिसोड 3 2023 लेखक रिवेरा 2023 रग्नारोक 2020 से मौजूदगी 23 तक रैन वीडियो गेम बैटल पीडीवी 2018 ब्यूंसेक के नाम से। और दोस्तों बात कर लेते हैं हम इनके कंपोज़र की। कंपोज़र का नाम है हेल्डफैन ई। इनकी भी बात कर लेते हैं, इनकी कंपोज़र की, क्योंकि म्यूज़िक वाले बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी पिक्चर में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम हाइफेंड ई फॉनलेट ई फिंसन, जन्म 21 नवंबर 1985, एक डेनिश फिल्म संगीतकार है जिनका काम में 2 डेनिश ग्रैमी पुरस्कार, 3 डेनिश रॉबर्ट पुरस्कार जीते हैं। टेलीविज़न श्रृंखला ब्रोगेन ने उनके संगीत में 2011 फीफा पुरस्कार भी जीता है। जिनके लाइफ के बारे में बात करें तो हाइफेंड ई का जन्म कोपेन डेनमार्क में हुआ 1980 में और 1990 के दशक में शुरुआत की गई अलग अलग रॉक बैंड में सेशन में बेस प्लेयर के रूप में काम करने के बाद कोपेनहेगन ने संगीत अकादमी से डिग्री हासिल करने के बाद हार्डफैन ई ने क्रॉसओवर प्रोजेक्ट पास का डेनिस डैन ड्यूरिंग के साथ सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 CD रिकॉर्डिंग में 2 फिल्म डेनिश ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिन्होंने फिल्म और टेलीविज़न के लिए रचना जारी करना, पेरी फ्लाई और हंस पेटर मोलेट जैसी फिल्म निर्देशन के साथ काम किया और पॉप और रॉक निर्माता के रूप में काम किया। उन्होंने पेरी फ्लाई की श्रृंखला फॉर स्ट्रिंगलर के लिए स्कोर लिखा। हाइफेंड ई ने 5 को नामांकित में 3 डेनिश पुरस्कार से सम्मानित किया। 2012 में उन्होंने बेंडरमार्क डेनिश राज्य रेलवे के लिए नील्स बैंजो द्वारा रचित और 1980 के दशक की शुरुआत में उपयोग की जाने वाली 3 टोन ध्वनि की जगह एक 4 टोन अधिसूचना ध्वनि की रचना की। रचना शैली के बारे में बात करूं तो हाफडेन पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा स्कोर अजीब उपकरणों और ध्वनियों की कल्पसित उपयोग के बारे में गोदुली क्षेत्रों में काम करता है। वह दृष्टिकोण उसे नए विचारों और ध्वनियों के साथ आने और कभी कभी बदलने वाले तरीकों को पकड़ने के साथ उसको फोकस को बढ़ाने में सक्षम बनाता है, जो एक विशिष्ट दृश्य या महाकाव्य प्रगति की मांग करता है। फिल्मोग्राफी
की बात करें तो इन्होंने किस किस जगह दिया है, सिडाइस होटल, टीवी सीरीज, एप्पल ट्री, यार्ड महल, एक बहुत अच्छा आदमी, लोटो, द किलिंग, लोकप्रिय संगीत, लिंगेसी, ठीक है, मोना की दुनिया, ब्रांच, प्रॉप एंड बेंट्रा और बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो दोस्तों हमने पूरा कहानी के बारे में बता दिया है कि कहाँ पर क्या था क्या नहीं था, आपको सारी डिटेल दे दी गई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट का हमने इसका रिव्यू किया और आपको बताया कि इसमें क्या ठीक है क्या नहीं है, एक एक डायरेक्टर के बारे में, एक एक एक्टर्स के बारे में खुलकर बताया है। और इसकी अब बची है सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी, उसकी भी बात कर लेते हैं। इनका नाम है लेफ्ट बैंक पिक्चर्स, ये एक प्रोडक्शन कंपनी है। इस प्रोडक्शन कंपनी की भी हिस्ट्री हम थोड़ी सी जान लेते हैं। लेफ्ट बैंक पिक्चर्स एक सेलिबर ब्रिटिश फिल्म टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी है। इसका गठन 2007 में हुआ था। ये बीबीसी की वाणिज्य शाखा बीसीसी वर्ल्ड वाइड में निवेश प्राप्त करने वाली पहली ब्रिटिश मीडिया कंपनी है। लेफ्ट बैंक पिक्चर्स की प्रस्तुति टेलीविज़न श्रृंखला वोल्डेयर स्ट्राइक बैक DIC बैक आउटलेटर में शामिल है। इनका पहला प्रोडक्शन द क्राउन नेटफ्लिक्स के लिए विशेष रूप से निर्मित ब्रिटिश अमेरिकी टेलीविज़न श्रृंखला है। सीरीज का पहला सीज़न 4 नवंबर 2016 को रिलीज हुआ था। इसके इतिहास की बारे में बात करें तो लेफ्ट बैंक पिक्चर की स्थापना 2017 में ग्रेनाडा प्रोडक्शन नाटक और फिल्म के पूर्व निर्देशक में हैंडी हैरिस फ्रांसीसी हॉपेड मैक्यूल द्वारा कही गई थी। कंपनी बीसीसी वाणिज्य उद्यम बीसीसी वर्ल्ड वाइड इक्विटी निवेश प्राप्त करने वाली पहली ब्रिटिश मीडिया कंपनी है। बीसीसी वर्ल्ड वाइड में 5 साल में सौदे में सभी टेलीविज़न प्रस्तुतियों का फर्स्ट लुक वितरक अधिकारियों के बदले लेफ्ट बैंक में 1 मिलियन मूल्य में 25% हिस्सेदारी ली। दिसंबर 2018 में लेफ्ट बैंक पिक्चर्स यूके फिल्म काउंसिल प्रोडक्शन विजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली कई स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनियों में से एक थी। इस पुरस्कार को लेफ्ट बैंक में फिल्म निकास कार्यक्रम में आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया। फरवरी 2009 में हार्वर्ड पिक्चर विकास फर्म सुजैन मैकी फिल्म के रूप में कंपनी शामिल हुई। हॉपकिंसन ने 2011 में IVTV स्टूडियो का नया पद संभालने में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। माइकल कैसी विकास की जिम्मेदारियां लेते हुए कंपनी में शामिल हो गए और साइमन रोमांटिक कॉमेडी विभाग में शामिल हो गए। कंपनी 6 अप्रैल 2012 को 40 मिलियन बिक्री के साथ रखा गया था। 5 जुलाई 2012 को सोनी पिक्चर टेलीविज़न 40 मिलियन में लेफ्ट बैंक का अधिग्रहण करने का सौदा किया। बिक्री 23 अगस्त 2012 को पूरी जिस SPT बहुमत शेयरधारक बन गया और बीसीसी वर्ल्ड वाइड हैरिस ने कंपनी के क्यों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। बीसीसी वर्ल्ड वाइड में अपनी हिस्सेदारी 25 से घटकर 12% कर दी। सोनी पिक्चर टेलीविज़न का इरादा लेफ्ट बैंक के अंतर्राज्यीय प्रोडक्शन निर्माण करने का था। तो ये था। अब इसके प्रोडक्शन के बारे में बता दूं दोस्तों आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज के बारे में जाना। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।